नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। सभी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, इस एनसीईआरटी के सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और आप उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम एनसीईआरटी का ये सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आप सभी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती, जो कि 6 टू 8 के विद्यार्थी हो, 9 टू 10 के विद्यार्थी हो या फिर 11 टू 12 के विद्यार्थी हो, कोई भी विद्यार्थी जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम बारी बारी से एनसीईआरटी का पूरा संपूर्ण क्लास इसी चैनल पर चलाने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम 6 टू 8 जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम यह जो सीरीज है चला रहे हैं। वैसे सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पता है कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही कल के लेक्चर में हम बात किए थे क्लास 6 के एनसीईआरटी का प्रथम चैप्टर, जो कि आपके समक्ष है, क्या कब कहाँ और कैसे। बहुत अच्छे ढंग से हम समझाने का प्रयास किए थे। इसमें उम्मीद है कि आप सभी लोग पिछले लेक्चर को देख लिए होंगे। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उनसे निवेदन है कि कल के लेक्चर को देख लें, तभी आज आपको समझ में आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो भी क्लास 6 का एनसीईआरटी, तो आप समझ लीजिए कि जीरो से दम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे विनती है कि आप लोग कल के लेक्चर को देख लीजिए, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा। चलिए आज के चैप्टर नंबर 2 पे हम पहुंचते हैं। चैप्टर नंबर 2 साथी आज का जो है वह है आरंभिक मानव की खोज। कल के सेशन में हम पढ़े थे कब कहाँ कैसे, ये वाला मतलब कि आपने पढ़ा था कि आदि मानव का जो आगमन है कैसे हुआ है। ठीक है, आपने यह भी पढ़ा था कि आदि मानव जो थे वह कैसे कैसे अपने जीवन यापन करने के लिए क्या क्या परिवर्तन करते हैं, कैसे कैसे उनका कालक्रम जो है यह बढ़ता है और कहाँ कहाँ पे वो रहते थे। इन तरह तरह के बातों को हम अध्ययन किए थे। आज हम बात करने वाले हैं आरंभिक मानव की खोज कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथियों और भी विद्यार्थियों तक इसे ज़रूर से पहुंचाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है, यह क्यों महत्वपूर्ण है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। साथ ही यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि आखे तक खाद्य संग्राहक का जीवन कैसा था। आप कल पढ़े थे कि इतिहास क्या है, इतिहास का स्रोत क्या है। आपने यह भी पढ़ा था भारत का नाम कैसे पड़ा है, और आप यह भी पढ़े थे कि तारीख़ इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आखेटक क्या है, खास संग्राहक का जीवन कैसा रहा है, और पाषाण युग को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में बदलाव को पढ़ेंगे हम, आग की खोज कैसे होती है, और सेल चित्रकला जिसको हम रॉक पेंटिंग कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, आर एस शर्मा का जो बुक है उसको आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड लेवल का, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए, आपको यही सब टॉपिक वहाँ पे मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से पढ़ाई कर कर जाते हैं आगे स्टैंडर्ड लेवल पर, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। चलिए समझने का कोशिश करते हैं। टॉपिक नंबर पहला जो है आपके सामने, आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन कैसा था। आखेटक से आप समझते क्या है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, आरंभिक मानव जो थे यह आखेटक खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, आखेटक का मतलब होता है साथी क्या, तो वो जो होते हैं शिकारों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, और शिकार किसका किया जाता है, तो जीव जंतुओं का किया जाता है, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करते थे और कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है एनसीईआरटी में कि आखेटक का जो मतलब है वो क्या होता है, तो खाद्य संग्राहक होता है, शिकार करना होता है। और वह जो है आदि मानव पहले क्या करते थे, शिकार करते थे, साथ साथ कुछ फल फूल को भी इकट्ठा करते थे। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह
रहना रहता था, या फिर हम कह ले एक साथ से दूसरे साथ तक घूमता था। ठीक है, समझिएगा कहना क्या चाह रहा है एनसीईआरटी आप सभी लोग से। देखिए, कहता है कि आखेटक जो है, यह जो पहले के आदि मानव थे, जो आरंभिक मानव थे, वो क्या करते थे, तो आखेटकों पे जीवित अपना जीवन यापन करते थे। मतलब शिकार पर अपना क्या करते थे, जीवन यापन करते थे, अपने पेट को भरते थे। उनको शुरुआत में ये नहीं पता था कि समाज क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि परिवार क्या होता है, उनको ये नहीं पता था कि एक घर क्या होता है। इस सभी बातों से क्या थे, वो वंचित थे। धीरे धीरे वो क्या होते हैं, शिकार करते हैं। शिकार करने के बावजूद वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, तो खाना बदोश हो जाते हैं। समझिएगा, खाना बदोश का मतलब हम कल भी आपको बताए थे। खाना बदोश का मतलब होता है कि वह अपने पेट भरने के लिए जो भोजन है, उस भोजन के क्या करते हैं, बंदोबस्त के लिए वो इधर उधर भटकते हैं, उसको हम खाना बदोश कहते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो घूमते रहते थे। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा चीज़ों को। खाना बदोश का जीवन के कारण क्या थे, समझिएगा। यहाँ पे जो खान बदोश जो है, इनके जीवन का कारण क्या था, सारा का सारा जो हम यहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं, सब एनसीईआरटी का लाइन है। तो प्लीज़ अगर आप सभी विद्यार्थियों के पास एनसीईआरटी है, तो आप चैप्टर नंबर 2 खोलकर एक बार सामने रख लीजिए। कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन के स्रोत समाप्त हो गए। ठीक है, क्या हो गए, भोजन के स्रोत समाप्त हो गए। इसलिए लोगों को नई जगह खोजने के लिए क्या होना पड़ा, बढ़ना पड़ा है। ठीक है, जैसे मानकर चलिए कोई व्यक्ति एक ही जगह पर है, और उस जगह का जितना भी फल फूल का पेड़ है, उस जगह का जितना छोटे छोटे जानवर हैं, वो सभी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, मानकर चलिए वहाँ पे जितने भी जानवर हैं, उस वहाँ का जो मानव है, फॉर एग्जाम्पल, उन सभी जानवरों को, उन सभी जीवों को खा जा रहा है, नष्ट कर दे रहा है। तो क्या वहाँ पे जो जीव जंतु हैं, वो आगे उनका प्रजाति बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, वो ख़त्म होता जाएगा। तो यही कारण था क्या, कि एक जगह पे जो क्या होता है, तो धीरे धीरे भोजन वहाँ समाप्त हो जाती है, और इस कारण से क्या हो जाते हैं, तो वह नए जगहों की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसलिए शिकार के नज़रिए से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। समझिएगा बातों को, कितना स्पष्ट शब्दों में यहाँ एनसीईआरटी आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी इंसान खुद से ही समझ सकते हैं। कहता है कि एक स्थान पर जब भोजन समाप्त हो जाते हैं, तो भोजन के लिए जो है, वो मनुष्य हो या फिर कोई भी प्राणी हो, वो क्या करता है, तो भोजन के लिए फिर दूसरे स्थान पर जाने लगता है। और उसको भली भांति पता है कि जो जानवर होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं। इसलिए मनुष्य भी जो है, वो उसकी खोज में, उसकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ समझिएगा, अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं, जो कि आपको अच्छे ढंग से पता होगा। इसलिए कंदमूल, फल और बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोगों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी हो जाता था। ठीक है, क्या होता था कि जैसे मानकर चलिए कोई कंद फूल फल, जैसे कि कोई फल फूल है, ठीक है, जैसे आप आम ले लीजिए, लीची ले लीजिए, केला ले लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए, तो हर फल का अभी वर्तमान में भी आप देखते होंगे कि हर फल जो है मौसम के हिसाब से निकलते हैं। तो उस समय तो और प्राकृतिक जो था वो बहुत अच्छा था, तो जाहिर सी बात है कि उस समय भी क्या होता होगा, तो फल जो होंगे वो समय समय पर मौसम के हिसाब से ही आते होंगे। इस कारण से क्या होते थे, तो मौसम के हिसाब से जो होते थे फल का आगमन होता था, और इसी हिसाब से जो होते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह उस फलों की खोज की तलाश में भटकते रहते थे। ठीक है, कुछ नदियों और तालाबों के गर्मियों में सूख जाते थे, इसलिए लोगों को पानी की तलाश में नई जगह जाना पड़ता था। इस चैप्टर में कुल मिलाकर आपको बस इतना ही बताने का कोशिश किया जाएगा कि जो आरंभिक मानव थे, आरंभिक जो मनुष्य थे, वो अपने जीवन यापन कैसे करते थे, कैसे वो अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करते थे। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं पाषाण युग पे। पाषाण युग साथी आपको अच्छे से पता होगा कि हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो इसे 3 कालखंडों में हम बांटकर देखते हैं। ठीक है, 3 कालखंडों में, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम पढ़ते हैं। पाषाण का मतलब साथी याद रखेंगे, पत्थर होता है, अर्थात जो प्रारंभिक एज था, जो प्रारंभिक काल था, उसको हम पत्थरों का काल कहते हैं। इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा जो है प्रथम जो
काल है उसे पाषाण काल के नाम से जाना गया है, पाषाण युग के नाम से जाना गया है। मेरा प्रयास है कि चीज़ें आपको समझ में आते रहे, ठीक है। चलिए समझिएगा आगे। आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को क्या कहा गया है, पाषाण युग कहा गया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि जो प्रारंभिक में जो मानव थे उनके पास और भी कोई चीज़ तो था नहीं, लकड़ी या फिर कोई भी हम तत्व की अगर बात कर ले, उनको तो इतना नॉलेज था नहीं कि किस चीज़ से हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। उनको जीवन यापन करने के लिए, चाहे हम शिकार की बात कर लें या फिर किसी भी प्रकार के कार्य की बात कर लें, तो सभी काम अपना जो करते थे वो किससे करते थे, तो पाषाण से अर्थात पत्थरों से करते थे, ठीक है। किसी जानवर को मारने के लिए कोई अगर वो कोई शस्त्र बना रहे हैं तो शस्त्र का भी प्रयोग बनाने के लिए क्या करते थे, पाषाण का ही यूज करते थे, पत्थरों का ही यूज करते थे, इसलिए इसे पाषाण युग हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाषाण युग जो है यह 3 भागों में 3 कालों में बटा है, जो कि अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। इतिहास में जो हम पढ़ते हैं वह जो है इतिहास क्या है, तो हमें 3 कालखंडों में पाषाण काल को पढ़ने को मिलता है। और याद रखिएगा, इस 3 कालखंडों में ही संपूर्ण आप मानव विकास का अध्ययन करते हैं इतिहास में, ये भी बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा यहाँ पे कुछ कालखंड दिए गए हैं जो कि आपको समझना है, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरा पाषाण युग जो है इसका समय 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक माना गया है। इस युग में औजार जो है यह बढ़ते हुए देखे जाते हैं और नव पाषाण युग के औजार छोटे और क्या है, तो सुदृढ़ होते गए हैं। जैसे अगर बात कर ले हम पूरा पाषाण की, तो पूरा पाषाण आपको पता है कि यह जो है आरंभिक काल है, ठीक है। यह जो है प्रथम आरंभिक काल है, इसलिए इस वक्त का जो औजार है यह थोड़ा सा बड़े बड़े थे, थोड़ा ज़्यादा मोटे मोटे थे, इस प्रकार के याद रखिएगा। लेकिन जैसे जैसे समय काल बीतता गया, औजार जो है वो थोड़ा और एक्सटेंडर बनता गया, और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे औजारों की जो कह लें हम, औजारों का जो लंबाई चौड़ाई था इसमें भी क्या होते गया, तो कम होते गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पत्थरों के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डी एवं लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पे अभी जस्ट हमने आपको क्या बोला कि 3 पाषाण काल आप जब पढ़ते हैं, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, तो जैसे जैसे आप तीनों का अध्ययन करते चलेंगे साथी, वैसे वैसे देखेंगे कि मानव जो थे वो बहुत कुछ जान रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। समाज में जो प्राकृतिक चीज़ है उसका प्रयोग करना वास्तविक में वो सीख रहे हैं धीरे धीरे, और ऐसे ही जो है आज वर्तमान में जो अपना समाज है विकास करता है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है यह पत्थरों का प्रयोग करने लगते हैं, और पत्थरों के बाद यह हड्डियों का और लकड़ियों का भी इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। पत्थरों से बने औजार की सबसे बड़ी खासियत है यह कि इसमें से कुछ तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पत्थरों से कई ऐसे औजार हैं जो कि वर्तमान में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे कुछ इमेजेस के साथ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि घरों में अपने मसाला पीसने के लिए हम क्या करते हैं, तो सिलहट का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में जो है अब डेवलप कर गया है दुनिया, तो अभी तो है क्या है, मिक्सर है। लेकिन बहुत समय पहले की अगर हम बात कर लें तो बहुत समय की नहीं, लगभग आप अगर 10 से 15 साल पीछे जाते हैं तो उस समय जो है वो क्या था, तो मिक्सर नहीं बल्कि साथ ही क्या था, सिलहट थे। आज भी आप गांव में अगर देखेंगे तो सिलहट से ही मसाले पीसे जाते हैं, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी इसके सब्जी बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पत्थरों के औजार के उपयोग क्या होते थे, समझिएगा। जब पत्थरों से औजार बनने लगे तो आदि मानव जो थे, प्रारंभिक जो मानव थे, इसका प्रयोग किस प्रकार से करते थे। देखिए, मांस और हड्डियों को काटने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग करते थे, जो कि आज के समय में आप बड़े बड़े छुरा और चाकू के रूप में देखते हैं, ठीक है, समझिएगा। पेड़ की खाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए भी इसका प्रयोग में किया जाता था। फल और जड़ को काटने
काटने के लिए किया जाता था, तथा कुछ औजारों को हड्डी एवं लकड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी एवं हथौड़ी बनाई जाती थी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। पत्थरों का जो प्रयोग है उनके दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये आप यहाँ से स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 17वीं बीपीएससी वाले अगर कोई विद्यार्थी हैं तो उनके लिए मेंस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर कोई विद्यार्थी शिक्षक भर्ती, खास करके 6 और 8 वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि उनके लिए ही पर्सनली ये खास करके हम चला रहे हैं, तो याद रखिएगा उनसे प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। पूछे जाएंगे कि आरंभिक जो मानव थे वह पत्थरों का प्रयोग किस प्रकार से करते थे। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, मांस एवं हड्डियों को काटने के लिए, पेड़ और पौधे को काटने के लिए, या फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा इसमें से हड्डी एवं आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा इसमें से कुल्हाड़ी हथौड़ी बनाने के लिए। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको याद रखना है एक से अधिक यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हड्डियों की बात की जा रही है, कुल्हाड़ी हथौड़ी की बात की जा रही है, फलों को बात की जा रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण में बदलाव। ठीक है, समझिएगा जैसे जैसे समय बदलता गया पर्यावरण में, आप जाहिर सी बात है कि आज भी देख रहे हैं कि पर्यावरण में बदलाव कितना हो चुका है। उस समय की अगर हम बात कर ले तो आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण कितना सुंदर होगा। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। मांस और हड्डियों को काटने के लिए जो है यहाँ पे समझिएगा, पहला पॉइंट कहता है पेड़ की खाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए जो है यह जो है पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलता है। फड़ और जड़ काटने के लिए यहाँ पे प्रयोग किए जाते थे। कुछ औजारों को हड्डी एवं लकड़ी से बने हैंडल जोड़कर कुल्हाड़ी एवं हथौड़ी। क्षमा चाहेंगे साथी, यहाँ पे थोड़ा सा यही वाला लाइन आपके सामने आ गया है। देखिए सेम यही लाइन था, तो हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ समझिएगा, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। समझिएगा यहाँ पे पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा जो है यह हिम युग अर्थात आइस एज के दौरान बना है। आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप भारतीय ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, जब आप विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, तब आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि अलग अलग जो क्षेत्रों का विकास हुआ है वह कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि पाषाण युग जो है यह इसका जो अधिकांश जो हिस्सा है यह आइस एज के दौरान इसका विकास हुआ है, और उस जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे और धरती पर घास पात न के बराबर थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब आरंभिक मानव की हम बात कर रहे हैं तो कुछ ही वर्ष पहले, मतलब कुछ ही हजार वर्ष पहले के अगर हम पीछे चलते हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहाँ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी का विकास किस प्रकार से हुआ, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ है। जब पृथ्वी का उत्पत्ति होता है तो सबसे पहला जो जीव जंतु पाया जाता है वो मेढक और कछुआ था। फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे जो है जंतुओं का विकास होता गया, और फिर आगे चलकर मानव का विकास होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जब प्रारंभिक मानव जीवन है तो आप परिकल्पना कर ही सकते हैं कि उस समय जो है अधिक संख्या में लोग तो थे नहीं, ना की मात्रा में लोग थे, तो जाहिर सी बात है कि घास पास भी उतना नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रयोग ही घास वास अगर कैसे होता है, जब हम किसी चीज़ को इधर उधर फेंकते हैं तभी ना उससे कुछ पेड़ पौधा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगभग 12,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया। ठीक है, कब हो गया है, आपसे प्रश्न पूछ देगा यहीं पे अब कि हिम युग का जो है यहाँ पे अंत कब होता है, हिम युग का अंत कब होता है, तो 12,000 वर्ष पहले। क्यों हुआ, तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने के कारण हुआ। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ने लगे, इसके प्रभाव बढ़ने लगे, तो इस कारण से हिम युग जो है इसका अंत हो जाता है, और इसके साथ ही ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जो है ये साफ हो जाता है। सही तापमान मिलने से हरित पादप तेजी से क्या होने लगे, पनपने लगे। ठीक है, यही पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है। हरे हरे पौधे के पनपने के से जानवरों और मनुष्यों के लिए भी भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी, और जब भोजन की उपलब्धता बढ़ती है तो जाहिर सी बात है
मनुष्य हो या फिर जानवर हो, सभी में पोषण की कमी जो है वो दूर होती है, न्यूट्रिशन मिलती है और फिर वो प्रजनन करने में शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या होता है साथी, धरती पे धीरे धीरे बोझ बढ़ने लगता है। इस प्रकार आप परिस्थिति को समझ पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। यही वो समय था जब आज के ज़माने में कई स्तनधारी का विकास हुआ। ठीक है, आप समझिएगा, हम अभी क्या बोले, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप पृथ्वी की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहले जो जीव जंतुओं का विकास होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो जानवर था, जो समुद्री जानवर का विकास होता है। और समुद्री जानवर में जो था वो भी कौन, तो आपको याद रखिएगा, बिना रीढ़ वाला, जो हम कह लें, जो बिना रीढ़ वाला जो पशु होता है, जो बिना रीढ़ वाला जंतु होता है, इसका विकास होता है। फिर धीरे धीरे एक रीढ़ वाला, दो रीढ़ वाला, ऐसे ऐसे विकास होता है और स्तनधारी का जानवर का विकास इस क्रम में होता है। कभी हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, किसी विद्यार्थी का अगर पीजीटी में, ठीक है, खास करके पीजीटी में अगर किसी विद्यार्थी का ज्योग्राफी है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको ज्योग्राफी भी जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे मांस की उपलब्धता क्या होने लगी, बढ़ने लगी है। ठीक है, और इस क्रम में हिम युग के बाद घास के परिवार के पौधों की जो है बड़ी दुनिया में तेज़ी से क्या होने लगी, पनपने लगी। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जैसे पौधे घास के परिवार के सदस्य में क्या होने लगे, पनपने लगे और हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा घास के परिवार से मिलता था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे धरती पे, हमारे पृथ्वी पे घासों का भी विकास जो हुआ है, इसका भी एक अलग इतिहास है। ठीक है, पेड़ पौधा का, एक पर्यावरण का भी एक अलग इतिहास है और हर इतिहास के पीछे एक रीजन होता है और उस रीजन के पीछे याद रखिएगा मानव कहीं ना कहीं जरूर होता है। क्योंकि मानव अगर पृथ्वी पे नहीं है तो संपूर्ण पृथ्वी पे आप कितना भी प्राकृतिक चीज़ों को देख लें, ये सभी किसी काम का नहीं है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ना ही प्राकृतिक मानव के बिना पूर्ण है और ना ही मानव प्रकृति के बिना पूर्ण है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत बड़ी चीज़ आपको अभी हम समझा रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ, यही वो समय रहा होगा जब लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक लगा सकते हैं आप, आपसे पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी का लाइन है सारा का सारा। अब हम बात करेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। कल के क्लास में भी हम बात किए थे कि लोग कहाँ रहते थे, जिसमें हम देखे थे यमुना नदी की हम बात किए थे, सिंध नदी की बात किए थे हम, आप उसमें नर्मदा नदी की हम बात किए थे। ये सभी हम आपको बात कल के सेशन में बताते हैं। आज हम बात करेंगे क्या, तो पूरा पाषाण युग के बारे में, पूरा पाषाण के युग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको हम अभी तक क्या बताए हैं, अभी तक हम आपको बताए हैं कि आरंभिक जो मानव थे ये अपने जीवन यापन कैसे करते थे। तो आपको ये सभी चीज़ पता चल गया है कि अपने जो है जीवन यापन कैसे करते थे, किस चीज़ों पर वो शिकार करते थे, कैसे शिकार करते थे, किस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे, ये सभी बात अभी तक आपको हम बता दिए। अब हम आपको यह बताने का कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं कहाँ पे रहते थे, कहाँ निवास करते थे। ध्यान दीजिएगा साथी, भीमबेटका महत्वपूर्ण है। यह हमें प्राचीन इतिहास में खासकर आरंभिक मानव के इतिहासों के जानने के लिए एक सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, और आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भीमबेटका का जो गुफा है ये कहाँ है, तो याद रखेंगे यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका हुंसगी जो कि कर्नाटक में है, और तीसरा आपका है कुर्नूल की गुफा जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह तीनों जो है यह आपको याद रखना है, तीनों के बारे में, तीनों स्थान के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको मैप के माध्यम से समझा देते हैं। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक भारत का मैप है। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि पैलियोथिक साइट। पैलियोथिक का मतलब होता है पाषाण। ठीक है, पत्थर का युग। अब यहाँ पे आपके सामने सीधा सीधी दिया गया है, देख सकते हैं। कल के
क्लास में भी हम आपको बताए थे नर्मदा, जो कि नर्मदा कहाँ है, तो राजस्थान और आपका बीच में यहाँ पे हो गया गुजरात, यह हो गया महाराष्ट्र। और ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो है यहाँ पे नर्मदा है, और नर्मदा के पास ही क्या है, तो भीमबेटका का गुफा है। ठीक है, भीमबेटका गुफा है, यह नर्मदा मतलब आपको कहाँ है, महाराष्ट्र, और राजस्थान है यहाँ पे गुजरात है, यह मध्य प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। अगर आपके पास भारत का मैप है तो आप प्लीज़ उसको खोल लीजिए ताकि समझ में आए। उसके बाद यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, दूसरा आपका है यहाँ पे हुंसगी, और तीसरा है यहाँ पे आपका जो कि वर्तमान अगर हम बात कर ले तो ये छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ता है, जो कि यहाँ पे क्या है, तो आपका कुरनौल केव है, कुरनौल गुफा है। ठीक है, ये तीनों को आप याद रखिएगा, हम मैप पे भी आपको बता दिए हैं लोकेशन ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन स्थानों की विशेषता क्या थी यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए एनसीईआरटी हम कितना अच्छा से बनाए हैं, हर विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ हम आपको बताए हैं कि क्या इसमें विशेषता है, कैसे इसका प्रयोग किया गया था, तरह तरह की बातें, और जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी आयोग की हम बात कर लें, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कोशिश किए हैं कि संग्रहित करें। ठीक है, समझिएगा, मेरे मेहनत को थोड़ा सा समझ रहे होंगे तो प्लीज़ सेशन को शेयर करते चलिएगा। ये स्थान नदी के निकट हैं, इसका मतलब है कि पानी की कोई कमी नहीं होती होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ पे जो प्रारंभिक मानव थे यहाँ पे निवास करने का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, तो पानियों की जो पूर्ति है ये भरपूर मात्रा में थी। ये स्थान जो है यह दक्कन के पठार है। दक्कन का जो पठार है यह प्रचुर मात्रा में पत्थर यानी औजार बनाने के लिए भी कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो प्रारंभिक मानव का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो उनके लिए रहने के लिए यहाँ पे कारण है, वो दूसरा आप कारण को समझ पा रहे होंगे। एक, पानी की मात्रा अधिक है, दूसरा यह दक्कन का पठार यहाँ है, और दक्कन के पठार में जो है यह पत्थरों का जो है, अब पत्थरों की अगर हम बात कर ले तो वहाँ प्रचुर मात्रा अधिक है पत्थरों की, और पत्थर जो है यह प्रारंभिक आदि मानव के लिए औजार बनाने में बहुत ही प्रमुख क्या था, एक कह सकते हैं हम तत्व था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्योग स्थल यहाँ पे कुछ याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से, पुरातात्विक वेताओं के माध्यम से हम अगर बात कर लें तो बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पत्थरों की प्रचुर मात्रा प्राप्त किए गए हैं। ऐसे स्थान का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था, और ऐसे स्थानों को उद्योग स्थल कहा जाता था। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि उद्योग स्थल किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा जहां प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते हैं उसे हम उद्योग स्थल कहते हैं। और कुछ उद्योग स्थल पर लोग घर बनाकर भी रहते थे, ऐसे स्थानों को आवास उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक है, तो कई आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अंडरलाइन जरूर करते चलिएगा, नहीं तो कॉपी में लिखते चलिएगा। वैसे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पत्थर के औजार का निर्माण कैसे हुआ, समझिएगा। पत्थर के औजारों को कैसे बनाया जाता था, इस बारे में इतिहासकारों ने कुछ अनुमान लगाया है। ठीक है, किसी ने भी अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि जो हम इतिहास की बात कर रहे हैं यह कई हजार साल पहले की बात की जा रही है, जो कि किसी ने भी यह देखा नहीं है, बस एक अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको आप लोग। पाषाण औजार को बनाने की दो विधियां इतिहासकारों के द्वारा अनुमानतः लगाई गई है। पहला विधि है पत्थर से पत्थर को टकराना। ठीक है, और एवं दूसरा विधि है दबाव सल्क तकनीकी। ठीक है, दबाव सल्क तकनीकी जो है यह एक विधि महत्वपूर्ण है, और पत्थर से पत्थर टकराना है, यह विधि थोड़ा सा बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पत्थर से पत्थर को टकराना, इसका तात्पर्य क्या है, एक एक करके चीज़ों को समझते चलिएगा। इस तरीके से औजार बनाने के लिए एक स्थान में एक पत्थर को लेकर उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। समझ रहे हैं ना बात को।
इस पत्थर की जो विधि है, पत्थर से पत्थर टकराने की जो विधि है, आपसे पूछा जाए तो आप क्लियर अपना कॉपी में लिखिएगा कि इस तरीके के औजार बनाने के एक हाथ में एक पत्थर लेकर तथा उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार करने की विधि को हम पत्थर से पत्थर टकराने की विधि कहते हैं। ऐसा तब किया जाता था जब तक सही आकार न मिल जाए। ठीक है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो आदि मानव थे, जो प्रारंभिक मानव थे, उनको जिस आकार का पत्थर चाहिए होता था, जैसे अगर मानकर चले उनको किसी चीज़ का कटाई करना है तो कटाई करने वाला जो पत्थर होता था वो इस प्रकार से होता था। ठीक है, इस प्रकार से होता था, इस इधर इधर उसका धार होता था और यहाँ पकड़ने वाला होता था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जब तक तब तक वार करते रहते थे पत्थर पे पत्थर से जब तक कि उनको सही आकार न मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है दबाव सल्क तकनीकी। यह तकनीकी क्या है? तो इस विधि में क्रोड, क्रोड का मतलब समझिएगा, जिस पत्थर से औजार बनाना हो उसे हम क्रोड कहते हैं। ठीक है, इस विधि में क्रोड को किसी सख्त सतह पर रख दिया जाता था, फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट पीट कर इसको आकार दिया जाता था। वर्तमान में आप अभी देखते होंगे कि लोहे का बहुत सारा जो है वह बनाया जाता है, लोहे का बहुत सारा शस्त्र है जो बनाया जाता है। तो लोहे का शस्त्र को कैसे बनाया जाता है? उस लोहे को पहले गर्म किया जाता है, फिर उस लोहे पे बहुत अधिक जोर से पीटा जाता है और उसको अलग अलग आकार दिया जाता है। बिल्कुल सटीक उस समय भी यही क्या होता था, ऐसा ही होता था। आप समझ पा रहे होंगे कि जो पहले कई वर्षों पहले जिस विधि का प्रयोग किया जाता था, वर्तमान में भी उस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे आग की खोज का काल। आग का खोज कैसे होता है साथी? तो जब यहाँ पे आप देखें कि जब दो पत्थरों को एक साथ टकराया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे पत्थरों से पत्थर को टकराया जा रहा है, तब क्या होता है? तो बहुत सारे जो आदि मानव थे उसने क्या देखा, जब पत्थर से पत्थर को टकराया तो उसने देखा कि उससे छोटा छोटा तितकी निकलता है जिसको हम चिंगारी कहते हैं। ठीक है, और उस चिंगारी जब घास पे गिरा, सूखे घास पे ज़मीन पे गिरा, तो फिर वो क्या हो गया? आग का निर्माण हुआ, आग जल गया। ठीक है, तो इससे आदि मानव को पता चलता है, इससे प्रारंभिक जो मानव थे उनको यह पता चल गया कि आग भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। ठीक है, क्या थी? क्रांति थी। इससे मानव जीवन में अभूतपूर्व ढंग से बदल गया था और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया। अभी हम आपको क्या बताएं कि जब दो पत्थरों को एक साथ टकराया गया, उनको पता नहीं था। जैसे हम ही अगर बात कर लें तो कोई भी चीज़ क्या होता है, आविष्कार तब कभी भी याद रखिएगा, कोई नई चीज़ों का आविष्कार तभी होता है जब हम गलती से कोई चीज़ करते रहते हैं और नई चीज़ों को हम सीख जाते हैं, उसे ही हम आविष्कार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रारंभिक आदि मानव थे वो पत्थर से पत्थर जब टकरा रहे थे तो वो किस लिए टकरा रहे थे? उनको एक नया औजार बनाना था। लेकिन इस औजार ना बनने के बदले क्या हो गया? तो एक चिंगारी निकलती है, एक तितकी निकलती है जो कि जाकर क्या होता है? तो भूमि पर गिर जाता है। इस भूमि पर जो सूखे घास वगैरह था, यह जो है तितकी से जल जाता है, आग से, चिंगारी से आग लग जाती है। और जब इस आग को यह आदि मानव लोग देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह भी कुछ चीज़ है जो कि हमारे उपयोग में आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। किसी ने गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिरा दिया। देखिए, अब देखिए यहाँ पे सब कुछ आपके स्पष्ट हो रहा है। किसी ने गलती से जो मांस का टुकड़ा है इसको आग में गिरा दिया, फिर उसे पकने के बाद जब खाया होगा तब उसे भोजन के लिए क्या हुआ? स्वाद लगा। ठीक है, स्वादिष्ट लगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इतना, मतलब कितना बेहतर ढंग से आपको एनसीईआरटी समझाने का कोशिश कर रहा है कि जब कोई गलती से ही कितना कुछ हो रहा है। यहाँ पे समझ सकते हैं ना, पत्थर को पत्थर से टकराया जा रहा है, वहाँ से चिंगारी निकल रहा है, उस चिंगारी से आग लग रहा है और उसमें गलती से खाने वाला जो कच्चा मांस है गिर जा रहा है, फिर उस मांस को खाया जा रहा है। और जब खाते हैं तो उस कच्चा मांस खाने वाले जो व्यक्ति थे उनको यह पका हुआ मांस खाने के बाद जब स्वाद लगता है तब उनको पता चलता है कि भाई कुछ तो बात है। ठीक है,
स्वाद भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लोगों ने दो पत्थरों को आपस में रगड़ कर आग जलाने का तरीका सीख लिया। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, कुल्लूर की गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए टिक यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी से आयोग कि किस गुफा से सर्वप्रथम मानव द्वारा जो है आग का प्रयोग करने के साक्ष्य मिलते हैं। तो याद रखेंगे, कुरनूल की गुफा से यहाँ से क्या मिल रहे हैं, तो राख मिल रहे हैं, याद रखेंगे। इससे पता चलता है कि इस गुफा में रहने वाले लोग जो हैं यह आग का इस्तेमाल करते थे, और आग का इस्तेमाल कई कामों में हो सकता है। आग से पेड़ को जलाकर जंगल साफ किया जा सकता है, आग से खाना पकाया जा सकता है, और आग के इस्तेमाल से जंगली जानवरों को भी दूर रखा जा सकता है। तो ये सभी प्रयोग क्या होता था, उनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद है शैल चित्रकला, जिसको हम रॉक पेंटिंग कहते हैं। यह अपना अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से सुनिएगा। पाषाण युग के लोग जो थे यह अच्छे कलाकार भी थे, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, पाषाण युग की गुफा में कई रॉक पेंटिंग भी प्राप्त हुए हैं, जो कि हम अभी आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको हम इमेज भी दिखाएंगे। भीमबेटका की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कई बार बोल रहे हैं। भीमबेटका की गुफा में कई सुंदर तस्वीरें प्राप्त की गई है, और अधिकतर जो पेंटिंग है यह जानवर और शिकारों की दिखाई गई है। ठीक है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि भीमबेटकी की गुफा जो है उसमें किस चीज़ों का जो है पेंटिंग सबसे अधिक प्राप्त किए गए हैं। तो याद रखना है शिकार की और जंगलों जानवरों की। देखिए यही है भीमबेटका की गुफा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गुफा का जो है यह पत्थर वाला जो दीवार है, गुफा का एक दीवार कह लें, इस दीवार पर देख सकते हैं आप कि अलग अलग पशुओं की, अलग अलग जानवरों की जो है यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी तस्वीर को किसी खास कर उत्सव के मौके पर क्या होता है, बनाया जाता है। शिकार पर जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे, और यह पेंटिंग हो सकता है कि लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने आसपास की सुंदर प्रकृति को निहार सके और उसे बारे में सोच सके। ठीक है, यह इतिहासकार अपने अनुमान लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ से आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये इतिहासकार का अपना खुद का एक विचार है। ठीक है, वो मान रहे हैं कि पेंटिंग बनाने का जो उद्देश्य रहा होगा, वो मान रहे हैं कि वो मनोरंजन के लिए बनाते होंगे, या फिर वह पेंटिंग बनाते होंगे जब शिकार पर जाते होंगे, या फिर अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए क्या करते होंगे, वो पेंटिंग बनाते होंगे। ठीक है, इन पेंटिंग में से यह भी पता चलता है कि लोग समूह में रहते होंगे, और समूह में रहने वाले कई फायदे होते हैं। ठीक है, आपको हम बता दिए कई बार कि पहले जो थे लोग अलग अलग रहते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे वो समूहों में रहने लगते हैं, और जब समूह में रहने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, तो एक कह लें कबीला का निर्माण होता है। उस कबीले से धीरे धीरे एक गांव का निर्माण होता है, और उस गांव से एक जिला का निर्माण होता है, फिर एक जिला से एक प्रांत का निर्माण होता है, फिर एक प्रांत से एक देश का निर्माण होता है। और ऐसे ही अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि कई सारे देश का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक बड़े समूह में रहने से शिकारी की सुरक्षा मिलती होगी, और एक समूह आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकता है, जिसे प्रचुर मात्रा में भोजन भी उन्हें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सारे आपको एनसीईआरटी में चीज़ें जानने को मिल रहा है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर पुरुष ही शिकार पर जाते थे, जबकि महिला गुफा में रहकर बच्चों की देखभाल करती थी, और महिलाएं कंद मूल और फल इकट्ठा करती थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये सभी एनसीईआरटी का जो है कह रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए साथी, यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है अंततः समाप्त होता है। कल का हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, तो भोजन संग्रह से उत्पादन तक। आज के चैप्टर में हमने यह पढ़ा कि प्रारंभिक जो मानव थे उनका विकास कैसे हुआ। कल के चैप्टर हम पढ़ें कि कब कहाँ
कैसे, मतलब कि हम इतिहास में यह पढ़ें कि क्या क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है, कैसे कैसे उसका विकास हुआ। आज के चैप्टर में हमने यह पढ़ा कि प्रारंभिक जो मानव थे उनका कैसे विकास हुआ, वो धीरे धीरे अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या चीज़ों का खोज करने लगते हैं, और अंततः कल के सेशन में हम पढ़ेंगे कि जब वह संपूर्ण चीज़ों की खोज कर लेते हैं फिर वह भोजन के संग्रहण करने की ओर बढ़ते हैं, और वो कैसे अपने भोजन को संग्रह करने की ओर बढ़ते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, इस पे हम कल अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उम्मीद है कि आप बिना बोले चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और ज़रूर से लोगों तक पहुंचा रहे होंगे। कल के सेशन में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि थोड़ा सा भी रिस्पांस नहीं दिए हैं। यकीन मानिए साथी, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से बढ़कर इस भारत की अगर हम बात कर ले तो अभी तक कोई किताब नहीं बना है। ठीक है, तो आपसे विनती है कि एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए, चाहे आप किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ज़रूर पढ़िए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, और मेहनत लगता है काफ़ी ज़्यादा, पढ़ने के बावजूद आपका इतना सुंदर पीडीएफ नोट्स बनाना पड़ता है, और यह सभी कुछ आपको हम निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं। कम से कम सब्सक्राइब और शेयर तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।